सो गाइज, मैं नितिन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स की। गाइज, वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है और हम आज के सेशन में इस पर बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो हमने ऑलरेडी की हैं, मैं वहां से आपको रिवीजन देते हुए आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। एंड गाइज, आप सभी ने ये बातें सीखी थी कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखें तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन और कुड के बाद हमने मे, माइट और मस्ट पर भी बातें की और आपको इनके विषय में भी बताया। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मैं दे सकूं। गाइस, ओके, हाँ जी, थैंक यू। हम उसके बाद आगे बढ़े और हम विल और शैल की तरफ बढ़े। अगर आपको याद हो तो हमारा जो वर्ब पार्ट 2 था उसमें हमने विल और शैल के बारे में बात की कि शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ इस्तेमाल होता है। विल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप जब आदेश देते हो, धमकी देते हो, दृढ़ निश्चय, अनिवार्यता बताते हो, ऐसे सिचुएशन में आप शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ और आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं। इसके विपरीत सामान्य भविष्य की बात करनी हो तो आप आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा आई के साथ शैल को ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हमने इस पर भी बातें की थी, इसके बारे में आपको बताया था। और हम अपने डिस्कशन पर आए जहां हमने वुड के बारे में भी डिस्कशन शुरू किया था। आपने देखा था कि सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो वुड का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में हो तो कभी भी वुड का प्रयोग नहीं होगा। एंड ये प्रेफरेंस बताता है। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया था कि वुड, यूज्ड टू, ये दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल के रूटीन एक्शन को बताते हैं। तो गाइज, आज के क्लास में हम यहीं से अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। बेटर होगा हम यहां से शुरू कर लें ताकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कहीं से चीजों को मिस किया है तो वो ये एटलीस्ट ट्रैक कर पाएगा कि विल और शैल के बाद हम वुड पर बात किए थे। तो गाइज, हमारी टॉपिक है वुड। सभी को क्लियर है? हमारी टॉपिक है वुड, हम डिस्कशन कर रहे हैं वुड पर। अब गाइज, अगर आप ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि अपने इस डिस्कशन में जो कि हम वुड के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं, याद रखना वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। याद रखना वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा आपको, शायद आप इसे एक बार में पूरी तरीके से अपना न सकें, लेकिन अपने शिक्षक पे, अपने टीचर पे विश्वास रखना। मैं जो बता रहा हूं वो विचित्र जरूर है परंतु वो सत्य है। दरअसल आप जब कहते हो आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, तो ये एक प्रकार से पास्ट, याद रखना ये एक प्रकार से पास्ट हैबिट है। यानी आप यहां पर एक आदत का बोध करा रहे हैं कि मैं बस से स्कूल जाया करता था, मैं बस से स्कूल जाता था। यानी भूतकाल की आदत, पास्ट हैबिट आप वुड से बताते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें सोचेंगे कि नहीं सर, वुड तो फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करता होगा। गाइस, आप कलम रखे हैं साथ, नोट डाउन कर लें। वुड कई अलग अलग विचार रखता है। सबसे पहला, वुड पास्ट ऑफ एनीथिंग, या आप कह सकते हो पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करता है। वुड पास्ट हैबिट दर्शाता है। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने में किया जाता है। आपके पास इसका सटीक एग्जाम्पल भी है, आप इसे चाहें नोट कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि परीक्षा में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू
कि आप इन पर विशेष ध्यान दें। सो गाइज, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसे आप और अलग तरीकों से समझें। ना केवल पास्ट हैबिट, वुड का एक और इस्तेमाल आप याद रखें हमेशा, प्रेफरेंस, यानी हिंदी में प्राथमिकता या चॉइस या पसंद बताने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप कहते हो ना कि आई वुड लाइक टू, तो ऑब्वियसली वुड यहां पर पसंद बता रहा है। वुड का इस्तेमाल प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता और चुनाव यानी पसंद बताता है, याद रखना। एग्जाम्पल, ही वुड रेदर डाई देन बेग। आप यहां पे देखो, आपने वुड का प्रयोग किया और वुड का प्रयोग आप वास्तव में प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता दर्शाने के लिए कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं भीख मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा पर मैं भीख नहीं मांगूंगा। ये मेरी चुनाव है, ये मेरी पसंद है, ये मेरी प्राथमिकता है, मृत्यु प्राथमिकता है, भीख नहीं मांगूंगा। और ऐसे वाक्यों में ज्यादातर वुड रेदर का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि रेदर लगा है तो देन भी लगेगा। आप यहां पर इस बात को इस तरह से समझें, वुड रेदर का इस्तेमाल प्राथमिकता, वुड रेदर का इस्तेमाल चॉइस, प्रेफरेंस बताने के लिए किया जाता है। सेंटेंस के सामने भी मैंने आपका इस्तेमाल रखा ताकि आप इसे समझ पाए। ये भी वुड के एक यूजेस में से एक है। अगर आप यहां पर अदर पार्ट्स की बात करें, अगर आप अदर तरीकों से इसको समझना चाहते हैं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वुड के अदर इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलते हैं। वुड के और भी बहुत सारे ऐसे यूसेज हैं जो आप देखते हैं, और वुड के और कौन कौन से यूसेज है हम उस पर बात करेंगे बेटा। वुड के और कौन कौन से यूसेज हैं हम उस पर बात करेंगे। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं यहां पर वुड के और भी अदर जो यूसेज है हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। गाइज, मैं 1 मिनट के लिए इस स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, है ना, जब तक कि मैं अपनी फाइल वापस ऑन कर सकूं। आप देख सकते हैं बीच में लाइट चली जाती है कभी कभी, और इस वजह से थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। बहरहाल हमें कोई रोक नहीं सकता। आई हैव ऑलरेडी अरेंज सम इन्वर्टर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैं बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दे पाऊंगा। फिलहाल मेरा प्रयास है कि मैं आपको अच्छी ट्रेनिंग दूं और बीच में कोई बाधा आ ना सके। जस्ट आप थोड़ी देर का धैर्य रखें बेटा, जस्ट अ मोमेंट। सो हम वुड पर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि वुड का प्रयोग प्रेफरेंस के लिए किया जाता है। सो गाइज, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस के लिए किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। एंड एग्जाम्पल आप देख रहे थे, ही वुड रेदर डाई देन बेग। अब इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ नए विचारों को समझेंगे। गाइज, अगर वाक्य का आरंभ, याद रखें, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से है तो वाक्य पास्ट में ही रहेगा, और आप विल का प्रयोग कर नहीं सकते, आप वुड का प्रयोग करेंगे। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है,
और क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ऐसे सेंटेंस में विल का प्रयोग नहीं होगा, वुड का प्रयोग होगा। He hoped that he will pass wrong है, he hoped that he would pass correct हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल देख सकते हैं। वुड पास्ट टेंस के भाव को व्यक्त करता है, पास्ट हैबिट बताता है, प्रेफरेंस बताता है। इवन पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो विल का नहीं वुड का इस्तेमाल होता है। वुड और यूज टू, यहां पर देखो कुछ को बहुत खास बात है, शायद आपने ऐसा कभी सुना या देखा भी ना हो बेटा। आप कई ऐसी चीजें मुझसे सीखोगे जो आप ये पाओगे कि यदि मैं आपके जिंदगी में नहीं आता वो बातें आपको पता नहीं चलती। बहुत सिंपल सा विचार, बहुत सिंपल सा विचार आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि हम अभी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। हालांकि हम अभी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है, किंतु अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो गाइज मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप जान रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पर कुछ देर के लिए टेंस की बात कर लें, जस्ट फॉर अ मोमेंट हम कुछ देर के लिए अगर टेंस की बातें कर लें, तो गाइस टेंस में आपको मैं 3 टेंस में कंपैरिजन करना चाहूंगा। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा सेंटेंस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, और तीसरा सेंटेंस याद रखना यूज्ड टू प्लस V1। यानी ये जो 3 हिस्से हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस V3, दरअसल ये तीनों के तीनों ही एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। आप इन्हें आपस में बदल सकते हो, आप इन्हें एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप यहां ध्यान से देखें और इस बात को समझने का पूरे तरीके से प्रयास करें। मैं ये कह रहा हूं कि वुड का, यूज्ड टू का और सिंपल पास्ट टेंस का, दोबारा मेरी बातों ध्यान से सुने, वुड का, यूज्ड टू का और सिंपल पास्ट टेंस का, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को बताता है। यानी कि आप कह सकते हो अगर कभी भी आपको भूतकाल का रूटीन एक्शन यानी आपको टेंस में पास्ट रूटीन एक्शन बताना हो तो पास्ट रूटीन एक्शन को बताने के लिए आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो भी वो भूतकाल की रूटीन को बताएगा, वुड प्लस V1 भी भूतकाल की रूटीन को बताएगा, यूज्ड टू प्लस V1 भी भूतकाल की रूटीन को बताएगा। यही बात आपको यहां मैं समझाना चाह रहा हूं कि वुड का प्रयोग करें या यूज्ड टू का प्रयोग करें या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें, तीनों के प्रयोग से आप पास्ट रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करोगे। व्हाट आई मीन टू से, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, जरा ध्यान से देखें। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, ये भी क्या है, मेरा पास्ट रूटीन वर्क है, पास्ट रूटीन वर्क। और मैं चाहे यूज्ड टू गो बोलूं या मैं कह दूं आई वुड रिटर्न ऑन फूड, ये भी चूंकि वुड प्लस V1 है तो ये रूटीन वर्क हुआ। और मैं चाहूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर दूं कि वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। तो गाइज मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि कभी भी आप अगर पास्ट रूटीन के बारे में बताते हैं कि आप भूतकाल में किस रूटीन को या एक्शन को बार बार करते थे, आप अपनी रूटीन जब बताते हैं तो आपके पास 3 चॉइस है, यूज टू प्लस V1,
वुड प्लस V1 और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चॉइस इज योर्स, आप जैसे चाहें अपने आई गेस बता सकते हैं। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में किया जाता है। यानी जब आप कोरी कल्पना करते हैं, ऐसे सिचुएशन में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखें। इफ आई वर अ बर्ड, यहां पर जब आपने कहा इफ आई वर अ बर्ड, यानी आप कह रहे हो कि यदि मैं पक्षी होता, काश कि मैं पक्षी होता, काश कि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कोरी कल्पना करते समय आप वुड का प्रयोग करते हैं। आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें बेटा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है गाइस? और मैं अपनी बातों को दोबारा कहूंगा बेटा कि इस सेशन का इस्तेमाल आप किस तरह कर रहे हैं, यह डिसाइड करेगा आप किस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यदि आपका ध्यान पूरी तरह अपने टीचर के ऊपर है, वो क्या सिखा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो किस बात पे जोर दे रहे हैं, अगर आप शिक्षक को सुन रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। परंतु यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कहां से है, कौन क्या करता है, किसी का संपर्क सूत्र क्या है, आई गेस ये बातें बेटा यहां पर उचित नहीं। यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इंटेग्रिटी ऑफ द प्लेस। आप सभी प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा एकाग्र होकर चीजें सीखने की। इफ यू आर लर्निंग इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर, अनडाउटेडली सक्सेस विल कम एंड से कि बेटा मैं तुम्हारा हक हूं, और वो आपको जरूर मिलेगी बेटा। बट अगर आप समय गवा रहे हैं तो बेटा एक दिन समय आपको गवा देगा। याद रखें, वाक्य में अगर कभी भी कोरी कल्पना करते हैं तो आप वुड का प्रयोग करेंगे, और काल्पनिक पद से संबंधित सभी वाक्यों में हमेशा पास्ट प्लूरल यानी वर का प्रयोग होगा। जैसे आई विश, आई वॉज नहीं, आई वर अ बर्ड। ये अमूमन सभी बच्चे जानते हैं कि भाई अनरियल पास्ट, इमेजिनरी पास्ट, हाइपोथेटिकल पास्ट, ऐसे सिचुएशंस हमेशा प्लूरल पास्ट से सॉल्व होते हैं। अब गाइस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमको काल्पनिक होने का बोध कराते हैं, जैसे आई विश, जैसे एज दो, जैसे इफ, एज इफ, वुड दैट और सपोज। ये सभी ये एक्सप्रेस करते हैं कि ये स्टेटमेंट हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, इमेजिनरी है। और साथ ही याद रखें, इतनी सारी अलग अलग चीजें अगर इन्हें काउंट करें, एक बार काउंट कर लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको कई सारी बातें बता दी। पहली बात मैंने बताई, वुड भूतकाल की आदत बताता है। फिर मैंने आपसे कहा वुड चॉइस प्रेफरेंस बताता है। फिर मैंने कहा कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में हो, ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे, ना कि विल का। इसके बाद मैंने आपसे कहा वुड, यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस तीनों पास्ट रूटीन एक्शन भी बताते हैं। हैबिट अलग है, रूटीन एक्शन डिफरेंट है। फिर मैंने आपसे कहा जब आप प्रिंसिपल क्लॉज बेसिकली लिखते हो, और प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अगर हाइपोथेटिकल है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि याद रखो इन सारे यूसेज के अलावा विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। आप अभी तक केवल ये समझते थे और बाकी आप भूल गए थे। मैं कह रहा हूं ये सारी इस्तेमाल अपनी जगह। अब एक और यूज है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। याद रखें, आप इसे नरेशन में कई जगह इस्तेमाल किए हैं ऑलरेडी। विल की जगह वुड अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, तो वुड जो है वो विल का पास्ट भी है, पर अदर एस्पेक्ट भी है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट भी करता है। जब आप किसी से प्रार्थना करते हो ना, रिक्वेस्ट, वो भी पोलाइटली, तो आप वुड से करते हो। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय लोगे? आप एक्चुअली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज लाइक चाय ले लो। वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे?
बेसिकली आप उसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई मदद कर दे यार, है ना। तो सभी बच्चे उम्मीद है समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिया होगा। और बेटा मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, आप भी जानते हो, आप नोट डाउन करो, अपने नोट करने की स्पीड थोड़ी आगे बढ़ाओ। आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, बातों में लगे रहोगे स्पीड आपकी धीमी होगी, नोट नहीं करोगे तो आपको मैं धीमा लगूंगा और आप मुझे बोलोगे सर तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ। पर आप जब नोट करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा सर तेजी पढ़ा रहे हैं, आप धीमे नोट कर रहे हैं। एंड ट्राई टू नोट फास्ट, इजीली आप मुझसे कंपैटिबिलिटी बना पाओगे। आप अभी भी अगर अब कंपैटिबल नहीं, मैं इतना मौका दे रहा हूं, इतने सारे दिन हो गए हमें साथ में पढ़ते हुए, आपको अब तक तो मेरे साथ कंपैटिबल हो जाना चाहिए। अब गाइस याद रखो, वुड ना केवल रिक्वेस्ट बताता, रिक्वेस्ट तो बताता ही है, वुड प्रोबेबिलिटी भी बताता है। कैसे प्रोबेबिलिटी बताता है? ही वुड बी स्लीपिंग, इट मींस आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबली इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड बी स्लीपिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी भी बता रहा है। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? एवरीवन, इज दिस क्लियर? तो ये बात आपने सीखी कि वुड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ विल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट भी करता है, वुड बेसिकली प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, प्रायिकता को भी एक्सप्रेस करता है। क्लियर? अब गाइस वुड लाइक टू का प्रयोग याद रखना मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। जब आप मन की इच्छा को व्यक्त करते हैं तो आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल, ये भी एक वुड का प्रयोग है। अगला हमारे पास जो टर्म है दैट इज शुड। याद रखें शुड का प्रयोग सजेशन यानी सलाह देने के लिए किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, ये सलाह है, मशवरा है कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड से हम एडवाइस भी देते हैं। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तो आप इस तरीके से शुड का प्रयोग एडवाइस का भाव देने के लिए भी प्रयोग लाते हैं। शुड का प्रयोग हुआ मतलब एडवाइस दी जा रही होगी। सभी को क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं गाइस। शुड का प्रयोग लीस्ट के बाद निगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। आपको अगर मे और माइट याद हो, अगर आपको मेरा बताया हुआ मे और माइट याद हो, तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा जिस प्रकार सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर इनके बाद प्रेजेंट टेंस होने पर मे का इस्तेमाल, पास्ट टेंस होने पर माइट का इस्तेमाल करते हैं। याद आया बेटा? मे का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस और माइट का इस्तेमाल पास्ट टेंस के लिए करते हैं। इसी प्रकार से आपके पास एक और बेटा वर्ब है और एक और कंजंक्शन है दैट इज लीस्ट। लेस्ट के बाद याद रखना हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। ये आपने सीखा भी होगा और मैंने शायद इसके पहले भी आपको बताया है कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद मे और माइट और लेस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल होता है। वही बात आपको यहां बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कि भाई शुड के बाद, शुड का प्रयोग लीस्ट के बाद किया जाता है, जैसे ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, लीस्ट कहीं ऐसा ना हो ही शुड मिस द ट्रेन, यहां आपने शुड का इस्तेमाल किया क्योंकि आपके पास कंजंक्शन के रूप में लेस्ट बैठा है। सो याद रखें लेस्ट के बाद शुड आता है, लेस्ट के बाद शुड आता है, एकदम माइंड में होना चाहिए, लेस्ट के बाद शुड आता है। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल। तो याद रखना
इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ गाइस? अगला है ought to। अभी हमने बात की would, should, अब बात कर रहे हैं ought to की। तो गाइस ought to के विषय में आप ये बातें जाने कि ought to का प्रयोग हमेशा मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य या फिर ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वी ought टू लव आवर कंट्री, इस देश में आप रहते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप इस देश को प्रेम दें। आप अपने माता पिता के जने हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके द्वारा पाली पोसे गए हैं, तो यह आपका कर्तव्य भी है कि आप उनसे प्रेम करें। उसी प्रकार इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश ने आपको जल, वायु, मिट्टी, भोजन सब दिया, आपको इस देश को प्रेम करना चाहिए। ये आपका क्या है? नैतिक कर्तव्य है। आपने क्या किया? ought to का प्रयोग किया। अब गाइस अगली जो वर्ब हमारे पास है दैट इज मस्ट। अगली जो वर्ब हमारे पास है दैट इज मस्ट। याद रखें मस्ट कंपल्शन यानी बाध्यता बताता है, वो किसी को बाध्य करता है। मस्ट कंपल्शन यानी बाध्यता बताता है। सभी को क्लियर है? तो गाइस ध्यान से देखें, मस्ट का प्रयोग कंपल्शन यानी बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एवरीवन, तो गाइस मस्ट का प्रयोग कंपल्शन यानी बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, यानी आपने कैंडिडेट्स को बाउंड किया कि हर कैंडिडेट को पेन से ही लिखना होगा। दे कांट यूज पेंसिल टू राइट, दे मस्ट राइट इन इंक। यानी यहां मस्ट कर क्या रहा है? उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहा है, उन्हें बाउंड कर रहा है, उन्हें बाध्य कर रहा है कि इस काम को इस तरीके से ही करना होगा। सभी को क्लियर हुआ गाइस? बेटा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो नितिन मिश्रा ऑफिशियल, तो आप सभी को पीडीएफ मिल जाती होगी। नितिन मिश्रा ऑफिशियल इज द टेलीग्राम चैनल दैट आई बेसिकली सर्व। आपको वहां पर मिल जाएगी, हर बार मिलती है। मैं लिंक फॉर्म में व्हाट्सएप में भी डालता हूं, आप उसे शायद ओपन नहीं करते, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी हर एक पोस्ट आप देखें, वो लिंक के रूप में होगी, बट वो आपके लिए काम की होगी। सो गाइज इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। मस्ट ने क्या किया? एक फिक्स डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प आपको व्यक्त किया। यानी कि आप मस्ट के प्रयोग से दृढ़ संकल्प यानी फिक्स डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा व्यक्त करते हैं। आप मस्ट के प्रयोग से पक्का इरादा व्यक्त करते हैं। दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं, आप सभी को शायद कम्युनिकेशन गैप ना हो। आप में से अगर कोई भी बच्चा मुझसे ना जुड़ा है तो ये आपकी ओर से की गई ये गलती है। आप सभी को मुझसे जुड़ जाना है। इंस्टाग्राम पे नितिन मिश्रा VNS, टेलीग्राम चैनल है नितिन मिश्रा ऑफिशियल, और आप 9889601589 पे व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ जाएं। एंड अगर आप सभी ध्यान से देखें मेरी सारी पोस्ट पर, तो मैं क्लास के तुरंत बाद आप सभी तक एक्सेस दे देता हूं। किसी भी प्रकार की कोई देरी मैं नहीं रखता, और आप सभी अगर उसे अवेल करते हैं तो मुझे लगता है कि यस मेरी मेहनत सफल हुई। सो गाइज मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, यहां पर आपने भारत का क्या इरादा है, इस बार भारत क्या चाहता है, उसने क्या संकल्प लिया है। इस बार भारत अपने डिटर्मिनेशन को बता रहा है कि इंडिया इस बार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा इंडिया जीतेगा। क्यों? क्योंकि दृढ़ संकल्प है। मर जाएंगे पर
जीतेंगे। सभी को क्लियर है गाइस? मस्ट का प्रयोग ना केवल पक्का इरादा बताता है बल्कि कर्तव्य यानी ड्यूटी भी बताता है। जैसे अगर आप सैनिक की ड्यूटी उसको बताएंगे कि सैनिक तुम्हारी क्या ड्यूटी है पता है, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सोल्जर को, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो गाइस सोल्जर कर्तव्य बता रहे हैं, मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है गाइस? अगला है यूज टू। तो गाइस याद रखो, अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था, अगर आपको यहां पर ध्यान हो, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट, वुड प्लस V1 और यूज्ड टू तीनों ही पास्ट रूटीन एक्शन को बताते हैं। अब गाइस अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि भाई यूज टू अगर आया है तो ये भी पास्ट रूटीन एक्शन बताएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, यूज टू एक टिपिकल और डिफिकल्ट मॉडल वर्ब है, क्योंकि यूज टू में अच्छे अच्छे विद्यार्थी फिसल जाते हैं। क्यों फिसलते हैं? क्योंकि ये होती कुछ और है, दिखती कुछ और है, बच्चे समझते कुछ और है। यानी ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और मिसलीड कर लेती है। ये उस सुंदर महिला की तरह है जो देखने में बहुत खूबसूरत है और आपको आपके पद से भ्रष्ट कर देती है, पद भ्रष्ट कर देती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चे सामान्य रूप से जब बात करते हैं यूज्ड टू की, तो उनके मन में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? उन्हें लगता है सर अगर मैं यूज टू को पास्ट समझता हूं तो ऐसा कर दूं क्या, यूज टू प्रेजेंट हो गया, यूजेस ये भी प्रेजेंट हो गया और यूज्ड टू पास्ट हो गया। ये गलती अक्सर हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है बेटा। हो सकता है कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा कि आई यूज्ड टू गो देयर, अगर पास्ट है तो आई यूज्ड टू गो देयर प्रेजेंट हो जाएगा, ही यूजेस टू गो देयर प्रेजेंट हो जाएगा, दे यूज्ड टू गो देयर पास्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई कैलकुलेशन, ऐसी कोई डाउट, डायलेमा है, तो आपको मैं पहले ये बात बता दूं कि बेटा आप यूज्ड टू नहीं पढ़ रहे, आप तो यूज्ड टू नाम की मॉडल वर्ब पढ़ रहे हो। यानी ये है क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है, दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है, पर ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये मेन वर्ब नहीं है। गलती बस यहीं पर हो रही है, आप इसे मेन वर्ब समझ रहे हैं, तभी तो आप यूज टू, यूजेस टू और यूज टू कर रहे हो। दरअसल ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। यूज्ड टू कोई मेन वर्ब नहीं है, यूज्ड टू ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे शैल, विल, वैसे ही यूज्ड टू। और इसलिए अगर मैं इसका यूज टू या यूजेस टू करता हूं तो मैंने पाप किया। उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। सभी को क्लियर है? अब याद रखो, यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत या अवस्था को बताता है। चाहे मैं बोलूं ही स्टडीड टिल 10 PM, या मैं बोलूं ही वुड स्टडी
टिल 10 PM, या मैं बोलूं ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, ये तीनों ही सेंटेंस सेम है बेटा। क्यों? क्योंकि यूज्ड टू पास्ट हैबिट बताता है, वुड प्लस V1 पास्ट हैबिट बताता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पास्ट हैबिट बताता है। पास्ट हैबिट के भाव में आप यूज्ड टू को, पास्ट इंडेफिनिट को और वुड प्लस V1 को एक जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आपको ये विचार कोई ना बताया हो, परंतु अगर मैं आपके जिंदगी में आया हूं तो मैं तो सिखाऊंगा बेटा। मैं जितना जानता हूं प्रयास रहेगा आपको भी बता सकूं, जितना भी समय मेरे पास है। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है गाइस? तो आपने देखा कि यूज्ड टू का प्रयोग बेसिकली पास्ट हैबिट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा याद रखें, यूज टू, यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन व्यक्त करने के लिए नहीं होता। ऐसी गलती ना करें। अगर आप प्रेजेंट रूटीन बताना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें, दैट्स इट। यूज टू, यूजेस टू से आप भूल कर बैठोगे। सभी को क्लियर हुआ? यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। और अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो आप सभी जहां भी बैठे हो एक बार आंखें बंद कर लो। आप बोलोगे सर मैं आपको देखूंगा कैसे? अरे भाई मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी और ने ऑलरेडी देख लिया है। आप आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, यूज्ड टू एक हेल्पिंग वर्ब है और अब इसका अफर्मेटिव कैसा होगा? चूंकि यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव कैसा होगा? चूंकि यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है। इंटेरोगेटिव कैसा होगा? आओ देखते हैं। अब आंखें खोलो। तो गाइस अफर्मेटिव हो जाएगा ही यूज्ड टू कम। यूज्ड टू वहां बन गई ऑक्सिलरी वर्ब, कम बन गई मेन वर्ब। नेगेटिव कैसा होगा? यूज्ड पहले आ जाएगा, टू कम बाद में आएगा, यूज्ड हो जाएगी ऑक्सिलरी और आपने टू कम लिख दी मेन वर्ब। अब गाइस याद रखें, इसका एक और रूप हो सकता है क्योंकि ये पास्ट हैबिट को बताती है। तो ही डिड नॉट यूज टू कम हियर अगर आपने कहा तो दैट विल बी रॉन्ग। याद रखना ऐसा नहीं होगा। साथ ही गाइज याद रखें, यूज्ड ही टू कम हियर विल बी द राइट यूज, यस और नो। वर्ब प्लस यूज टू के बाद V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। अगर किसी ने कह दिया, क्यों ऐसा हो रहा है? आप जानते हो कि यूज टू जो है वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका इस्तेमाल कभी मेन वर्ब और कभी विशेषण एडजेक्टिव के तौर पे होता है। तो जब इसका इस्तेमाल अब वर्ब नहीं एडजेक्टिव के तौर पे होगा, जब ये वर्ब प्लस यूज टू देगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगी और अब ING लगेगा क्योंकि हमको नाउन चाहिए। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कब यूज टू के बाद V1 आएगा, कब यूज टू के बाद वर्ब ING आएगा। ध्यान से देखो, मामला यह है कि जो ये यूज टू है ना, दरअसल ये यूज टू कभी हेल्पिंग वर्ब है और कभी यूज्ड टू एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। याद रखो, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो उस समय इसके बाद मेन वर्ब आएगी और ये मेन वर्ब हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगी। अगर यूज टू हेल्पिंग वर्ब है तो यूज टू के बाद मेन वर्ब आएगी और वो 2 प्लस V1 के रूप में होगी। इसके अलावा अगर मान लो यूज टू एडजेक्टिव है,
अगर एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपके पास कोई मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब के बाद अब आप लिखोगे यूज्ड टू को, और ये यूज्ड टू इस जगह पर एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि यूज्ड टू कभी ऑक्सिलरी वर्ब और कभी एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, और क्योंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए इस यूज्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी आएगी, क्योंकि वर्ब आईएनजी नाउन होती है और एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। तो ये जो वर्ब आईएनजी है तब आएगी जब आपने यूज टू को मेन वर्ब के बाद रखा होगा। अगर यूज टू मेन वर्ब के पहले है तो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो आप 2+V1 लिखेंगे। अगर मेन वर्ब पहले है फिर यूज टू है विशेषण के तौर पे, तब आप वर्ब आईएनजी लिखेंगे। अब गाइस इसी का एग्जाम्पल आपने यहां पर देखा, ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो और समझने का प्रयास करो। एक एक एग्जाम्पल देखो बेटा। कह रहा है कि आई एम यूज टू, यहां पर एम क्या है, यहां पर एम है वर्ब, और आपने वर्ब के बाद यूज्ड टू लिखा है, तो ये यूज टू क्या हो गया, एडजेक्टिव। और क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो यहां पे जो ये वर्ब आईएनजी है ये नाउन का काम कर रही है, इसको वर्ब आईएनजी जो नाउन है जीरंड कहते हैं। तो आप कह सकते हो यूज्ड टू अगर वर्ब के बाद आए तो यूज्ड टू के बाद जीरंड यानी वर्ब आईएनजी आती है, और सामान्य तौर पे यूज्ड के साथ हमेशा 2+V1 का इस्तेमाल किया जाता है। सभी को क्लियर हुआ? याद रखें, याद रखें, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, बी यूज्ड टू, बी यूज्ड टू मतलब इज यूज्ड टू, एम यूज्ड टू, आर यूज्ड टू, वॉज यूज्ड टू और वर यूज्ड टू। इन सभी के बाद हमेशा याद रखना आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अकस्टम्ड टू के बाद भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अवर्स टू के बाद भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। विद अ व्यू टू के बाद भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू, इन सभी फ्रेजेस के बाद वर्ब आईएनजी आएगा, बिकॉज ये सभी फ्रेज विशेषण हैं, एडजेक्टिव हैं, इनके बाद आईएनजी आएगा। अब क्वेश्चन होता है कि सर आपने ये क्यों बताया? एक आम सोच, एक आम अवधारणा ये कहती है कि कोई भी विद्यार्थी जब प्रेपोजिशन टू देखता है उसके मन में 2+V1 का विचार आता है, तो इसलिए आपसे गलती ना हो हमने आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, और इन सभी फ्रेजेस भले ही टू से खत्म हो रहे हैं, इनके बाद वर्ब आईएनजी आता है। आप इन्हें नोट डाउन कर लें और याद रखें बेटा। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सभी लोग नोट डाउन कर लें इसको।
So guys, let's move on to the next part. कह रहा है कि अभी आपने देखा कि इज एडिक्टेड टू, भाई इज एडिक्टेड टू वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो देखो आईएनजी लगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आया, वॉज वर्ब ऑफ बी है ना, बी यूज्ड टू के बाद भी आईएनजी आया। तो ये एग्जाम्पल है जो आपने अभी देखा। अब गाइस बारी है नीड और डेयर की। नीड और डेयर, याद रखना नीड और डेयर ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब हो जाते हैं और कभी मॉडल वर्ब हो जाते हैं। इस हिस्से को ध्यान से देखो, यहां पे फोकस करो। नीड और डेयर कभी मेन वर्ब बन सकते हैं, यानी ये मेन वर्ब भी यूज हो जाते हैं, और मॉडल वर्ब भी। दोनों तरीकों से आप इनका प्रयोग करते हैं, दोनों ही रूपों में करते हैं। यानी जब आप सेंटेंस रीड आउट करोगे आपको तब समझ आएगा, ओ इस समय ये हेल्पिंग वर्ब है, इस समय ये मेन वर्ब है। आप इसे इस तरीके से जानेंगे। तो गाइज, ही नीड्स मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ब, यानी यहां पे नीड्स क्या हो गई, मेन वर्ब। यहां पे देखो, डज हेल्पिंग वर्ब, डेयर मेन वर्ब, यहां भी डेयर क्या हो गई, मेन वर्ब। ध्यान से देखो, यू नीड नॉट कम, यहां कम हो गई मेन वर्ब, तो फिर नीड कौन सी वर्ब हुई, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यानी नीड कभी मेन वर्ब हो सकती है, डेयर कभी मेन वर्ब हो सकती है, नीड कभी ऑक्सिलरी हो सकती है, डेयर भी कभी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है। आप इस एग्जाम्पल को अगर नोट डाउन कर लेंगे तो शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बेटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में केवल और केवल, याद रखना, निगेटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर का इस्तेमाल मॉडल वर्ब के रूप में नहीं होता। शायद इस बात को आप दूसरे तरीके से समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते, यानी आप ये समझ लो कि नीड मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। डेयर मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी यानी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नीड नॉट, अब ये क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि नीड का इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, यानी नीड कभी पॉजिटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती, यानी सिर्फ निगेटिव की बनेगी। तो हम यही याद रख लें, नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है। डेयर नॉट, ये भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, डेयर मेन वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि डेयर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं हो सकती। सो आई नीड हेल्प हिम रॉन्ग है, आपको इस नीड को मेन वर्ब में बदलना पड़ेगा और आप बोलोगे आई नीड टू हेल्प हिम। सभी को क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं यहीं पर नॉट लगा दूं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, आई नीड नॉट हेल्प हिम। अब ये नीड ऑक्सिलरी और हेल्प मेन वर्ब बन गया। परंतु जब तक आपके पास नीड
हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस में वो नीड गलत है, आपको उस नीड को मेन वर्ब में बदलना पड़ेगा। तो आप बोल दोगे ही नीड टू हेल्प हिम। सभी को क्लियर हुआ? डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में हो तो हमेशा वो मेन वर्ब होंगे और उनके बाद 2+V1 का इस्तेमाल होगा। देखो ये मेन वर्ब है तभी तो एस लगा। नीड्स टू वर्क, डेयर टू कम, क्योंकि आपने इनका इस्तेमाल मेन वर्ब के जैसे किया है। आपने इनका इस्तेमाल मेन वर्ब के जैसे किया है। चाहे नीड्स हो मेन वर्ब है, चाहे डेयर हो मेन वर्ब है, आप इनके बाद V1 टू के साथ लिखते हैं, 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब ये मेन वर्ब हो। नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो निगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद सीधे नॉट आएगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर ये नीड क्या हो गया? नॉट आने के कारण ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। डेयर क्या हो गया? नॉट आने के कारण ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब यहां मेन वर्ब क्या है? कम और चीट, ये है मेन वर्ब। आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं। नीड जब मेन वर्ब होता है तो किस प्रकार इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो किस प्रकार इस्तेमाल होगा। सभी को क्लियर है? नहीं, नीड नॉट के बाद टू नहीं आता बेटा, नीड नॉट के बाद टू नहीं आता। अब गाइस थोड़ी सी यहां पर डिफरेंट बात करेंगे, अब हिस्सा और भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक तरीके से रिवीजन है, ये लर्निंग का आउटकम है। सारी आपको हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मैंने पढ़ा दी है, अभी प्राइमरी नहीं पढ़ाई, मॉडल वर्ब मैंने पढ़ा दी। अब हम आपको ये यूसेज के हिसाब से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट करना हो तो आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन से भी रिक्वेस्ट होगी, कौन सी रिक्वेस्ट? फ्रेंडली। एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर बाइक। कुड से भी रिक्वेस्ट होगी, कौन सी? फॉर्मल, औपचारिक। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। मे से भी रिक्वेस्ट होगी पद रिस्पेक्ट के साथ, जैसे आप टीचर से बात करते हो। मे आई कम इन सर, मे आई कॉल यू सर, मे आई टेक्स्ट यू सर। वुड, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, वुड यू हेल्प मी। तो गाइज निवेदन करने के लिए आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग यूसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? अलग अलग टेंसेज और वॉइस में मॉडल वर्ब अलग अलग फॉर्मूले से इस्तेमाल होगी। इसे भी देख लो। अगर हमारा इंडेफिनिट टेंस है तब आपका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हम B+V3 लगा देते हैं, है ना। और यही चीज हम अक्सर सबके साथ करते हैं। परफेक्ट में भी हैव प्लस बीन लगा देंगे, है ना, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। मॉडल वर्ब का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूला लाइकवाइज सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 के अकॉर्डिंग होगा। ये आप जानते हो, जैसे विल हैव डन, शैल हैव डन, वुड हैव डन, कुड हैव डन, शुड हैव डन, ought to have done। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ जानने लायक नहीं है, केवल आपके पढ़ने के लिए है। एंड जस्ट रीड इट वंस। इसमें आपको सारी बातें क्लियरली मेंशन की गई है। सभी को क्लियर है? ये थी बेटा मॉडल ऑक्सिलरी, और अब बारी है प्राइमरी ऑक्सिलरी की। अगर आपको अभी कनेक्ट ना हुआ हो तो मैं आपको कनेक्ट कर दूं एक बार। हमने अपने वर्ब के डिस्कशन को जब शुरू किया था तो हमने देखा था कि जो वर्ब है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा पार्ट मेन वर्ब। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी भी दो प्रकार की होती हैं। पहली मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी।
हम मॉडल ऑक्सिलरी आज पढ़े, अब बारी है प्राइमरी ऑक्सिलरी को जानने की। आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी को अब जानते हैं। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिक ऑक्सिलरी भी कहलाती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिक ऑक्सिलरी भी कहलाती है। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में किया जाता है। आप ध्यान से देखें तो तीन प्रकार की प्राइमरी ऑक्सिलरी जानी जाती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी वास्तव में देखा जाए तो तीन प्रकार की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली वर्ब ऑफ टू डू, दूसरी वर्ब ऑफ टू बी, तीसरी वर्ब ऑफ टू हैव। ये तीन प्रकार की प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। इसी में सबसे पहले चर्चा शुरू की वर्ब ऑफ टू डू का। याद रखो प्राइमरी ऑक्सिलरी में डू, डज और डिड तीन रूप होते हैं वर्ब ऑफ टू डू के। चूंकि ये ऑक्सिलरी है, यहां पर हम इसका इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हर बार ये किसी मेन वर्ब की मदद करेगी। यहां देखो आई डू माई वर्क, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। डिड नॉट नो में डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी है, पर यहां पर डू मेन वर्ब है। आप अभी मेन वर्ब नहीं, आप ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हो। ये अलग बात है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों हिस्सों में इस्तेमाल हो जाती है। सभी लोग नोट डाउन कर ले गाइस। सभी को क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, हैव के फॉर्म्स हैज, हैव और हैड होते हैं, याद रखना। अब गाइस इसमें आप पोजीशन बताते हो, अधिकार बताते हो। जैसे आई हैव अ कार, यहां पे हैव मेन वर्ब है, लेकिन हम यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब बेटा ध्यान से देखो, आई हैव नॉट सीन, मेन वर्ब सीन है, हैव हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। हैड क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। सभी को क्लियर है? तो ये बेसिक आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इसके साथ ही बेटा याद रखो कि हैव प्लस इंफिनिटी का प्रयोग फोर्स एक्शन यानी दबाव दिए जाने वाले कार्य में होता है। जैसे आपने कभी बोला होगा ना कि मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, ये जो वर्ड है ना पड़ता है, ये कंपल्शन देता है। आप कह सकते हो आई हैव टू वर्क हार्ड। यहां पर हैव टू दरअसल फोर्स एक्शन बता रहा है। शी हैड टू फोर्स एक्शन यानी दबाव दिखा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है, वो अपनी मजबूरी बता रहा है। बी का जो फॉर्म है वो है इज, एम, आर, वॉज, वर। आई एम अ डॉक्टर, यहां पर ये बेटा मेन वर्ब है, याद रखना। लेकिन वर्किंग वॉज ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहां पर बीन मेन वर्ब है। आप इस तरीके से इसको समझते हैं। सभी को क्लियर है? ये वर्ब ऑफ टू बी है। अब गाइज प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ ली, मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ी, अब बारी है मेन वर्ब के बारे में जानने का। याद रखो मेन वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनके V1, V2, V3 और वर्ब आईएनजी फॉर्म्स होते हैं, SES फॉर्म्स होते हैं। आप इन्हें मेन वर्ब कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। किसी में ये फर्स्ट फॉर्म, किसी में ये सेकंड फॉर्म, किसी में ये थर्ड फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। सभी को क्लियर है गाइस? मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म्स में बदलते रहते हैं। प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, पास्ट टेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में,
पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है गाइस? अब गाइस ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पोस्ट करूंगा, इसे आप पढ़ लेना। यहां पर मैंने वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स आपको बताए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म, क्योंकि इससे एरर पूछी जाती है, गलत वर्ब के फॉर्म्स दिए होते हैं और उसकी एरर पूछी जाती है। तो आप प्लीज इसे गो थ्रू कर लेना। एंड आज के सेशन को मैं यहीं पे पॉज करता हूं। आगे आने वाली क्लासेस में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी, डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली, एंड आई एम नितिन मिश्रा एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। गाइज आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाइज कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप सभी मुझे खुलकर बेटा अपना सपोर्ट दें और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं नितिन मिश्रा VNS इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एनीवेयर यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आशा करूंगा नवरात्रि का ये पहला दिन आप सभी के जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत गाइस।